नमस्कार, बिग ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई चल रही है और वह सुनवाई है उधर ईडी का मामला जो पश्चिम बंगाल में उठा। उस मामले पर ईडी पहुंच गई इधर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। आपको याद होगा कि कल इसी पर वहां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में ईडी चारों खाने चित्त नजर आई। और आज फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर यहां पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट वो पहले पहुंच चुकी है, ममता बनर्जी पहले ही कैविएट दायर कर चुकी थी। 10 तारीख को, 11 तारीख को ईडी पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद आज सुनवाई होती है। 15 तारीख को सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। 2 जजों की बेंच है और ये 2 जज हैं, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली। ये 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी ममता और पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रही है इसमें। और ईडी की वेस्ट बंगाल सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ आईपैक रेड मामले में याचिका पर सुनवाई अब शुरुआत हो चुकी है इसकी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, ये सब ईडी की तरफ से यहां अपनी बात रख रहे हैं। और तुषार मेहता कह रहे हैं कि यह एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न दिखता है। पहले भी जब भी वैधानिक अधिकारियों ने वैधानिक शक्ति का इस्तेमाल किया, सीएम परिसर में घुस गई और यहां पर भी वही हुआ है कि जब ईडी पहुंचती है जांच के लिए और उसमें भी आईपैक के दफ्तर में, तो सीएम वहां पहुंच जाती हैं आईपैक के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनके घर। और उसके बाद प्रतीक जैन के घर पर। और लेकिन प्रतीक जैन न सिर्फ आईपैक के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि प्रतीक जैन टीएमसी के भी वहां पर एक अधिकारी के रूप में है और उनका पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया विंग है उसको हैंडल करते हैं, वो उसको देखते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं, चुनावी स्ट्रेटेजी, खासकर रणनीति तैयार करते हैं। इस मसले पर हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी को भी स्क्रीन पर। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी इस कार्यक्रम में। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का सुप्रीम कोर्ट से, और इस ब्रेकिंग न्यूज में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का नाम आते ही आप जानते हैं कि कई लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। और खासकर ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है और सरकार इस वक्त करती है चुनाव से पहले। जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए उन राज्यों में वहां जो विपक्षी दल है उसके सामने ईडी जाकर खड़ी हो जाती है। और ऐसा ही यहां पश्चिम बंगाल में हुआ है। इससे पहले आप याद कीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां ईडी की, आज भी जब यह हम चर्चा कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में एक ईडी की कार्रवाई चल रही है। भूपेश बघेल के ऊपर ईडी की कार्रवाई चली। फिर आपने देखा उधर अशोक गहलोत के ऊपर ईडी की कार्रवाई चली। दिल्ली में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी की कार्रवाई चली। आपने देखा उधर बिहार, झारखंड में आपने देखा कि कैसे ईडी की कार्रवाई वहां हेमंत सोरेन के खिलाफ चली। तो ये सारी चीजें, सारे पैटर्न ये बताते हैं कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से और उस इस्तेमाल को यहां रोकने की जरूरत है। और ये बात विपक्षी दल कह रहे हैं। और इसी में जब यह मामला पहुंचा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जब ईडी पहुंचती है सीधे आईपैक के दफ्तर में, और आईपैक क्या है आपको बता दो, आईपैक जो है ये स्ट्रेटेजिस्ट है, ये स्ट्रेटेजी बनाता है, चुनावी रणनीति तैयार करती है ये कंपनी, और खासकर ममता बनर्जी के लिए, उनकी पार्टी टीएमसी के लिए। और चुनाव सामने है और ऐसे में उनके आईपैक के दफ्तर और आईपैक के मुखिया के घर यानी प्रतीक जैन के घर पर अचानक आनन फानन में अगर ईडी की कार्रवाई होती है तो इससे सही नहीं माना जा रहा है। और इसी को रोकने के लिए ममता बनर्जी पहुंच गई थी प्रतीक जैन के यहां। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वो अब आगे बढ़ाते हैं हम जल्दी से। अमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? राजीव, सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता जो है वो ईडी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। और ईडी की तरफ से जो बात रखी उन्होंने, उसमें सबसे पहले आज जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच जो है इसको सुन रही है। और जैसे ही बात रखना शुरू की तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने कहा कि भाई ये एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है कि पहले भी जब भी वैधानिक अधिकारियों ने वैधानिक शक्ति का इस्तेमाल किया, सीएम जो है परिसर में घुस गई। इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा तो ये याचिका सुनवाई योग्य कैसे है आपके इस तर्क पे
कि ये इसमें घुस गई। तो इस पर एसजी ने कहा कि जो डायरेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, उनके साथ थे, वो उनके साथी थे। अधिकारियों ने राजनीतिक नेताओं के साथ धरने पर बैठे, एक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हैं। आइटम 28 अधिकारियों की याचिका है। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर का घेराव किया गया, पत्थर फेंके गए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी जो थे वो पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए। और इस पर फिर एसजी ने कहा कि ऐसे सबूत थे जिनसे ये नतीजा निकलता था कि एक जगह पर आपत्तिजनक सामान पड़ा हुआ था। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। डीजीपी, सीएम और पुलिस कमिश्नर और इलाके के डीसीपी बड़ी संख्या में पुलिस के साथ वहां जाते हैं। सामान को बिना इजाजत के ले लिया गया। यह चोरी का अपराध है, वह उसे ले जाती हैं। ईडी अधिकारी का मोबाइल भी ले लिया गया। वह मीडिया के सामने भी गई। इससे अधिकारियों को अपना कर्तव्य न निभाने का बढ़ावा मिला। सुरक्षा बल हतोत्साहित होंगे। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए। जो अधिकारी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थे उन्हें सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए। कृपया जो हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो जस्टिस मिश्रा ने इस पर पूछा तो आप चाहते हैं कि हम उन्हें सस्पेंड करें? फिर एसजी बोले कि नहीं, हम सक्षम अधिकारी को निर्देश दें। पुलिस सीएम के साथ ये सुनिश्चिट करने आई थी कि इकट्ठा किए गए सबूतों को उनके सुपरविजन में हटा दिया जाए। फिर एसजी ने कहा कि पहले सीबीआई अधिकारी गए थे। इस कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर था जिसमें चिट फंड अपराधों की जांच का निर्देश दिया गया था। सीबीआई अधिकारियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और सीएम ने धरना दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके और अधिकारियों को ड्यूटी नहीं करने दिया गया। एक आरोपी की बेल एप्लीकेशन थी। मौजूदा मंत्री कोर्ट जाकर नारे लगाते हैं। इस मामले में भी यही स्थिति है। फिर आगे कहा कि कृपया देखें कि इस मामले में क्या हुआ। हम जब हाई कोर्ट गए, जब भीड़ तंत्र लोकतंत्र की जगह लेता है तो ऐसा ही होता है। हाई कोर्ट ने यही रिकॉर्ड किया है। बड़ी संख्या में वकील और दूसरे लोग हाई कोर्ट रूम में घुस गए और हंगामा किया। बेंच का कहना है कि सुनवाई के लिए सही माहौल नहीं था। तो जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि क्या ये कल हुआ, तो बताया कि नहीं, ये कल नहीं हुआ। तो सिब्बल ने इस पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को मैंने वीडियो देखा था। इस बीच जो था वो सिब्बल और एसजी के बीच थोड़ी सी तीखी सी नोकझोंक होने लगी। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हंगामा मत करिए, अपनी बात आप जारी रखिए। तो एसजी जो थे वो कहने लगे कि मैंने रिकॉर्ड पर व्हाट्सएप चैट रखी हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लॉबिंग के लोगों को लीगल सेल ने वहां जाने का निर्देश दिया था, यह कहते हुए कि सब लोग आओ। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि जानबूझकर या अनजाने में एचसी ने कुछ रिकॉर्ड किया है, यह कहना है कि सब लोग आओ जैसे कि वह जंतर मंतर हो। एसडी ने फिर आगे कहा कि बसों और गाड़ियों का इंतजाम किया गया। कल टीएमसी ने एक याचिका दायर की। एक्टिंग चीफ जस्टिस को एक आदेश करना पड़ा कि वकीलों को छोड़कर किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। सुनवाई संतोषजनक नहीं थी। ईडी को दिक्कतें हुई। माइक लगातार म्यूट किया जा रहा था। इस पर जस्टिस मिश्रा ने आपत्ति जताई। उनका लेकिन ये तो कोर्ट के कंट्रोल में होता है। अब इस पर कोई जवाब नहीं दिया एसजी ने। आगे अपनी बात रखी कि ईडी जो भी रिकवर करता है उसके पर्सनल कामों के लिए नहीं है। यह बहुत ही दुर्लभ बात है। चीफ जस्टिस को पता था कि मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। मुझे मेंटेनेबिलिटी पर संतुष्ट होने दें। पीएमएलए की धारा 8 यह सिर्फ सरकार का एक अंग नहीं है। हम इसी मकसद के लिए मौजूद हैं। हम प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, कब्जा लेते हैं। आखिरी फायदा किसे मिलता है? पीड़ित को लॉन्डर किए गए पैसे का फायदा मिलता है। स्पेशल कोर्ट पीड़ित दावेदार को प्रॉपर्टी वापस देने का निर्देश दे सकती है। मैं उन पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करता हूं। ईडी ने अब तक लगभग 30,000 करोड़ से रुपए ज्यादा इकट्ठा किए हैं जो अपराध के पीड़ितों को दिए जाते हैं। हम सिर्फ एक संगठन नहीं है, हम पीड़ितों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। याचिकाकर्ता नंबर 2 एक व्यक्ति है। सीएम पुलिस ने हमारे खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की हैं कि हमने कुछ गैर कानूनी किया, धमकाया। उस एफआईआर के आधार पर उन्होंने सीसीटीवी हटा दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप बता रहे हैं। यहां पर पश्चिम बंगाल की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी पेश हुए हैं। कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और सॉलिसिटर जनरल भी सामने हैं। और सॉलिसिटर जनरल आप जानते हैं कि तुषार मेहता हैं और तुषार मेहता कह रहे हैं कि ऐसे सबूत मिले थे जिनसे यह निष्कर्ष निकाला कि आपत्तिजनक सामग्री एक परिसर में पड़ी थी। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। डीजीपी, मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त और क्षेत्र के इस एरिया के डीसीपी, बड़ी पुलिस टीम वहां गई और उन्होंने अनाधिकृत रूप से सामग्री ले ली। यह चोरी का अपराध है। वो सामग्री ले गई। ईडी अधिकारी का मोबाइल भी ले लिया गया। यह मीडिया के सामने भी गई और इससे अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने का प्रोत्साहन मिलेगा। पुलिस बल का मनोबल गिरेगा। एक एग्जाम्पल स्थापित किया जाना चाहिए। कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारियों को निलंबित किया जाए और विभागीय जांच के दायरे में लाया जाए। कृपया इस मामले का संज्ञान लें। यहां पर रोना गाना शुरू है ईडी की तरफ से और उनकी तरफ से ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से खड़े हैं तुषार मेहता। और तुषार मेहता कह रहे हैं कि जब ईडी वहां पहुंचती है तो ईडी के सामने मुख्यमंत्री आ जाती हैं, पुलिस डीजीपी आ जाते हैं, पुलिस आयुक्त आ जाते हैं, यानी एसपी आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
उस एरिया के डीसीपी आ जाते हैं और बहुत बड़ी पुलिस की टीम वहां आ जाती है और अनाधिकृत रूप से यानी यहां से और बिना पूछे हुए वो सारे सामग्री उठा के ये लोग ले जाते हैं, सारे वो डॉक्यूमेंट्स उठा के ले जाते हैं जो ईडी को लेके आना था। ये चोरी का अपराध है, इनका कहना है ये चोरी की गई है। इससे पहले इन्होंने रोबरी की बात कही थी, डकैती की बात कही थी, आज चोरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हलफनामा में डकैती शब्द है। और यहां पर कह रहे हैं कि ये सारी सामग्री ममता बनर्जी उठा के ले गई, उनके पुलिस वाले लेके गए और फिर मीडिया के सामने भी ममता बनर्जी चली गई। और इससे जो पुलिस का कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं हो रहा है, जो ईडी का कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको संज्ञान में लीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए। तो इसके बाद जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हम निलंबित करें, आप चाहते हैं कि हम पुलिस अधिकारियों को निलंबित करें, ये आप चाहते हैं? सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं नहीं, सक्षम प्राधिकार, हम ये नहीं चाहते कि आप निलंबित कीजिए, लेकिन सक्षम प्राधिकारी को निर्देश आप दीजिए। पुलिस मुख्यमंत्री के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए आई थी कि उनके द्वारा एकत्र किए गए सबूत उनकी देखरेख में सारे यहां से मिटा दिए जाएं, हटाए जाएं, ये बात कह रहे हैं यहां पर सॉलिसिटर जनरल। और फिर उसके बाद जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कि पहले सीबीआई अधिकारी, माफी चाहूंगा, फिर यह कहा जा रहा है जस्टिस तुषार मेहता की तरफ से कि पहले सीबीआई अधिकारी गए थे, इस न्यायालय का एक न्यायिक आदेश था जिसमें चिटफंड अपराधों की जांच का निर्देश दिया गया था। सीबीआई अधिकारियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, मुख्यमंत्री ने धरना दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके, अधिकारियों को ड्यूटी करने की अनुमति नहीं दी गई। एक आरोपी को जमानत याचिका थी, मौजूदा मंत्री अदालत गए और वहां नारे लगाए। इस मामले में भी यही स्थिति हुई है। यहां पर फिर कह रहे हैं कि कृपया इस मामले में क्या हुआ इसको देखिए, और माननीय न्यायाधीश को कह रहे हैं कि इस मामले में क्या हुआ देखें। और यहां पर हमने उच्च न्यायालय से संपर्क किया, यही होता है जब भीड़ तंत्र लोकतंत्र की जगह ले लेता है। उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में यही दर्ज है, बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के प्रांगण में घुस गए और हंगामा किया। और उसके बाद यहां पर पीठ ने कहा कि सुनवाई के लिए माहौल अनुकूल नहीं था, और इसीलिए क्योंकि ये उस दिन हुआ जिस दिन 9 तारीख को वहां हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी, उस सुनवाई का यहां पर पूरा डाटा दे रहे हैं, ब्यौरा दे रहे हैं तुषार मेहता। और इसके बाद कह रहे हैं कि ये कल की बात है। न्यायाधीश पूछ रहे हैं, यानी जस्टिस मिश्रा पूछ रहे हैं, क्या ये सब जो आप बता रहे हैं कल का है? तो ये कह रहे हैं नहीं, ये कल का नहीं है। ये तुषार मेहता कह रहे हैं कल का नहीं है, ये इससे पहले की बात है। फिर इस पर सिब्बल खड़े होते हैं 9 तारीख को, बोला इन्होंने कि 9 तारीख को मैंने वीडियो देखा, कपिल सिब्बल खड़े होकर कहते हैं। फिर वकील आपस में बहस करने लगते हैं दोनों। इसके बाद न्यायाधीश मिश्रा यानी जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कि यहां प्लीज यहां हंगामा मत कीजिए, कार्रवाई जारी रखते हैं हम, आप दोनों हंगामा मत कीजिए, आप दोनों यहां लड़ाई मत कीजिए। कपिल सिब्बल और तुषार मेहता के बीच यहां नोकझोंक हो जाती है, शुरू हो जाती है। इस पर इन्होंने कहा कि इसको मत कीजिए। इसके बाद तुषार मेहता कहते हैं कि मैंने व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड पर रखी है जिसमें सत्ताधारी पार्टी के कानून विभाग के लोगों को कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा वहां जाने का निर्देश दिया गया था और कहा गया था सब लोग आएं, यानी सब लोगों को यह निर्देश दिया गया कि आप लोग वहां आइए, यानी कोर्ट रूम में आइए। तो यहां पर जस्टिस मिश्रा पूछ रहे हैं जानबूझकर हो या अनजाने में? उच्च न्यायालय ने कुछ तो दर्ज किया है, हाई कोर्ट ने कुछ तो दर्ज किया है। सबको आने के लिए कहा गया, मानो ये जंतर मंतर हो। यहां पर फिर तुषार मेहता कहते हैं बसें और वाहन उपलब्ध कराए गए थे। कल टीएमसी ने एक याचिका दायर की, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को आदेश देना पड़ा कि उपस्थित होने वाले वकीलों के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका सीधा प्रसारण हुआ। सुनवाई संतोषजनक नहीं रही, ईडी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, माइक बार बार म्यूट किया जा रहा था।
ये सारी बातें कह रहे हैं, इस पर जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं, लेकिन ये अदालत के नियंत्रण में है, ये सब कुछ अदालत में होता है, अदालत के नियंत्रण में है, ये बातें वहां कही गई। यानी साफ साफ ये दिख रहा है अमलेंदु जी कि एक बच्चा जो आता है कहता है कि नहीं मम्मी मम्मी उसने मुझे मारा। वो स्थिति यहां पे कि कल हमारे साथ ऐसा किया गया वैसा किया गया, ये पूरी बात यहां सुप्रीम कोर्ट में बताई जा रही है और ये बताई जा रही राजीव जी, और ये एक कहा जाए असभ्यता है कि कल आप जाके हाई कोर्ट में आप मांग रहे हैं स्थगन कि आप इसको स्थगित कर दीजिए, और वहाँ आप कह रहे हैं एसजी राजू कि मेरा माइक बार बार म्यूट किया जा रहा है, और उस पर वहाँ जज ने डांटा कि आप जो है बार बार यहाँ की कार्रवाई हस्तक्षेप कर रहे हैं, व्यवधान कर रहे हैं, इसलिए हमने म्यूट किया है, ये कहा। और इसको लेकर आज एसजी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि वहाँ हमको दिक्कत हुई, ईडी का बार बार जो था म्यूट किया जा रहा था। तो ये राजीव जी एक असभ्यता भी है कि आप हाई कोर्ट में जो चीज़ हुई उसकी आप लाकर यहाँ इस तरीके से उसको पोर्ट्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो एक तरह से दिखाई दे रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं ये जो ईडी है वो इस मामले में फंसी हुई दिखाई दे रही है। और यहां पर एसजी तुषार मेहता ये भी कह रहे हैं ईडी जो भी बरामद करती है वो उसके निजी उद्देश्यों के लिए नहीं होती है। ये बहुत ही दुर्लभ बात है। मुख्य न्यायाधीश को पता था कि मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है, मुझे सुनवाई होने पर स्पष्टीकरण देने दीजिए, ये सारी बातें। और पीएमएलए की धारा 8 का यहां जिक्र कर रहे हैं तुषार मेहता, कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकार का एक अंग मात्र नहीं है बल्कि हमारा अस्तित्व इसी उद्देश्य के लिए है। हम संपत्ति कुर्क करते हैं, कब्जा लेते हैं, आखिरी लाभार्थी कौन है? पीड़ित को काले धन का लाभ मिलता है। विशेष न्यायालय पीड़ित दावेदार को संपत्ति वापस दिलाने का निर्देश दे सकता है। मैं उन पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करता हूं। ईडी ने अब तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है और जो अपराध के पीड़ित को दी जाती है। हम सिर्फ एक संगठन नहीं है, हम पीड़ितों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री और पुलिस ने हमारे खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई हैं कि हमने कुछ अवैध किया, धमकाया, उस पर एफआईआर के आधार पर उन्होंने सीसीटीवी हटा दिया। जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं यहां पे कि आप वहां किस लिए गए थे, किस बात की जांच चल रही थी? इस पर एसजी कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम एसआईआर डेटा इकट्ठा करने गए थे। कोई मूर्ख एसआईआर डेटा इकट्ठा करने के लिए वहां नहीं जाएगा जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ। एसआईआर डेटा की बात ही नहीं हो रही है। हाँ। और ये कह रहे हैं कि वो हमको कह रहे हैं कि हम एसआईआर का डेटा, वो तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रणनीति हमारी चुराने गए थे। और साफ साफ ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह द्वारा ये भेजे गए थे और ये पॉलिटिकल हमारी जो आगे की रणनीति है, चुनावी गतिविधियां, उसमें हमारी जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को चुराने के लिए गए थे और ताकि वो अमित शाह को दे पाए। और हमने अभी तक लगभग 150 कैंडिडेट फाइनल कर लिए थे। उन 150 लोगों के नाम लेके जाने वाले थे ताकि जिनको हम टिकट नहीं देंगे उनको अपनी तरफ खींच पाए, या जिनको हम टिकट देने जा रहे हैं उनको भी डरा के धमका के अपनी तरफ ले आए, ये कहा जा रहा है। और अभी तक यही आरोप ममता बनर्जी ने लगाए। बिल्कुल यही आरोप लगाए। और तुषार मेहता ने बताया अदालत को कि साहब आईपैक रेट के पीछे अवैध कोयला घोटाले की जांच जो थी वो वजह थी। तो जस्टिस मिश्रा ने सब पूछा तो क्या ये आप कोयला घोटाले की जांच हो रही है? तो इस एसजी ने कहा यहाँ कोयले के लिए पेमेंट में कैश किया गया था, कैश में पेमेंट किया गया था। समन का कोई जवाब नहीं मिला। एक हवाला चैनल की पहचान हुई, करीब 20 करोड़ रुपए की क्राइम की कमाई ट्रांसफर की गई। आईपैक का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क अब दिखाया जा सकता है। 8 जनवरी को 10 जगहों पर तलाशी हुई। जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि क्या ये वही आईपैक है जिससे मिस्टर प्रशांत किशोर जुड़े हुए थे? उन्होंने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि हमने पहले ईमेल से राज्य के अधिकारियों को जानकारी दी थी, हमारी राजनीतिक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हमें नहीं पता कि उन्हें क्या छिपाना था कि सीएम पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आई। एसजी राजू बोले परिसर के इंचार्ज व्यक्ति ने भी जानकारी दी थी। एसजी ने कहा कि जब पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया जा रहा था तो मुख्यमंत्री परिसर में घुस आई, जबकि उनसे दखल न देने का अनुरोध किया गया था। सभी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जबरदस्ती अधिकारियों से सभी डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। वह करीब दोपहर 12:15 बजे वापस चली गई। पंचनामा बनाया गया। अधिकारियों ने घटना की रिपोर्ट भी बनाई। कृपया इस पूरी बात को देखें। तलाशी अधिकृत थी, जो लोग आए डीजी कमिश्नर, उन्हें पहचान पत्र अथॉरिटी लेटर दिखाए गए, फिर भी उनमें हिम्मत थी कि वे आपत्तिजनक सामग्री को अपनी हिरासत में ले लें और सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि ऐसा किया गया है। एक बार और हमेशा के लिए इस पर फैसला होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि आईपैक ने कोई शिकायत, याचिका या कार्रवाई दायर नहीं की है कि उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, क्योंकि ये कानूनी तलाश थी। तो जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि ये कौन सी तस्वीरें जो आपने फाइल की हैं?
तो एसजी ने बताया कि धरने की जो पुलिस अधिकारियों से घिरा हुआ था, जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कुछ तस्वीरें रंगीन और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हैं। तो कपिल सिब्बल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि कुछ सच रंगीन होता है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है, हम नोटिस जारी करेंगे, हमें जांच करनी होगी। सिब्बल ने कहा कि पहले मुझको मामले को स्पष्ट करने दीजिए, हर कोई आईपैक को जानता है, अगर हाईकोर्ट सुन सकता है तो आपकी लॉर्डशिप क्यों नहीं सुन सकती है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम जिस तरीके से हाई कोर्ट में हो रहा है उससे परेशान हैं। सिब्बल ने कहा वह दोहराया नहीं जाएगा, कल सुनवाई हुई थी, अगर यह कोर्ट इसे सुनता है तो आपको यह मानना होगा कि हाई कोर्ट नहीं सुन सकता। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमारे मुंह में शब्द मत डालिए, अनुमान मत लगाइए। तो सिब्बल ने कहा कि इसे हाई कोर्ट को सुनना चाहिए, यानी कि आप इसको हाई कोर्ट को वापस भेजिए, और उसके पास अनुच्छेद 226 का अधिकार क्षेत्र, यही पदानुक्रम है, वे समानांतर कार्रवाई दायर कर रहे हैं। यानी आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी चले आ रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है। तो सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिना किसी हंगामे के ईडी ने कल स्थगन मांगा था। फिर इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट कहता है कि हम इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि मामला यहां पेंडिंग था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। सिब्बल ने कहा कि आईपैक हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावों का प्रबंधन करता है। 2021 में टीएमसी और आईपैक के बीच एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग कराता है कि आईपैक करवाता है, कौन करवाता है। सिब्बल ने कहा कि सभी चुनावी डेटा गोपनीय होता है और वह सब वहीं रखा जाता है। उम्मीदवारों के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। चुनाव के बीच में वहां खबर क्यों जानी थी? कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड किया गया था, तब से वे क्या कर रहे थे? चुनाव के बीच में इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये सारी जानकारी कंप्यूटर में है। एक बार जब आपके पास जानकारी आ जाती है तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? चेयरमैन को, यानी तृणमूल कांग्रेस की चेयरमैन ममता बनर्जी को इसे बचाने का अधिकार है और इसलिए वे वहां गई। अगर हम वीडियो दिखाएंगे तो झूठ सामने आ जाएगा। हम भी बहुत परेशान हैं, ईडी को पार्टी ऑफिस के उस हिस्से में क्यों जाना चाहिए जहां सारी जानकारी है। ईडी सुबह 6:20 पर पहुंची, सीएम दोपहर 12 बजे पहुंची और 12:15 बजे चली गई। हम भी बहुत परेशान हैं कि ईडी 2 साल तक इंतजार क्यों करेगी और फिर ऐसी जगह जाएगी जो पार्टी ऑफिस का हिस्सा है। कृपया बीएनएसएस की धारा 105 देखें और कृपया वीडियो रिकॉर्डिंग देखें। यह सरासर झूठ है कि सभी डिजिटल डिवाइस ले गए थे। वह पंचनामा भी देखें, यह सिर्फ पूर्वाग्रह करने का प्रयास किया जा रहा है। 12:05 तक कोई जब्ती नहीं हुई। प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी होगी। उसने लैपटॉप और पर्सनल आईफोन ले लिया, बस इतना ही, कोई रुकावट नहीं। यह ईडी द्वारा साइन किया गया है। याचिका का बयान पंचनामे के विपरीत है, यानी आपने जो पंचनामे में कहा वो अलग है और जो आप याचिका लेकर आए हैं उसमें गलत, उसमें दूसरी बात है। आईपैक के पास पार्टी का मटेरियल है, इसलिए ईडी वहां गई थी। ईडी ने जितना हो सका उतना मटेरियल इकट्ठा करने के लिए पूरी तरीके से गलत इरादे से काम किया। बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं और यहां पर सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कहा कि आईपैक की छापेमारी के पीछे, जो आईपैक में हमने छापेमारी की उसके पीछे अवैध कोयला घोटाले की जांच का हवाला है। यानी अवैध कोयला घोटाला की जांच के लिए यहां से ईडी गई थी और ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर और आईपैक के मुखिया के यहां छापेमारी की। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि क्या इस कोयला घोटाले की जांच चल रही है? तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा जी हां, कोयले का भुगतान नगद में किया जाता था, समन का कोई जवाब नहीं मिला, एक हवाला चैनल की पहचान की गई, अपराध की लगभग 20 करोड़ रुपए की रकम हस्तांतरित की गई। आईपीसी की कार्यप्रणाली, आईपैक की कार्यप्रणाली अब देखी जा सकती है और 8 जनवरी को 10 परिसरों में तलाशी ली गई। 8 जनवरी को वहां से 10 परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें से एक आईपैक का दफ्तर था और एक जो था वो प्रतीक जैन का घर था। जस्टिस मिश्रा इस पे पूछते हैं कि क्या ये वही आईपैक है जिससे पहले प्रशांत किशोर जुड़े हुए थे? वकील ने कहा जी हां, और सॉलिसिटर जनरल ने कहा जी हां, वही प्रशांत किशोर जो इससे पहले जुड़े हुए थे। मुख्य और उसके बाद फिर यहां कह रहे हैं हमने पहले ही राज्य के अधिकारियों को, ईडी का कहना है कि हमने, ईडी की तरफ से तुषार मेहता का कहना है कि हमने पहले ही राज्य के अधिकारियों को ईमेल द्वारा सूचित कर दिया था। हमें राजनीतिक गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें नहीं पता था कि वो क्या छिपाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आईं। और उसके बाद फिर राजू कह रहे हैं, खड़े होते कह रहे हैं परिसर के प्रभारी को भी सूचित किया गया था। वहां कह रहे हैं चूंकि राजू भी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी वहां पे उनके साथ है, तुषार मेहता के साथ हैं, और वो बीच में खड़े होते हैं और तुषार मेहता के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि हमने पहले वहां के राज्य पुलिस के प्रभारी को भी सूचित किया था। और इसके बाद फिर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी जा रही थी, तभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप न करने के अनुरोध के बावजूद
परिसर में प्रवेश किया। कानून व्यवस्था के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने अधिकारियों से सभी डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जबरन छीन लिए। वो दोपहर 12:15 बजे के आसपास चली गईं। पंचनामा तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों द्वारा घटना रिपोर्ट भी तैयार की गई है। कृपया इस मामले की पूरी जानकारी देखें आप। तलाशी जो है वो अधिकृत थी, तलाशी जो है वो अधिकृत थी, ये बता रहे हैं। और वहां उपस्थित लोगों, जिनमें महानिदेशक, आयुक्त यानी डीजीपी, एसपी, ये सबको पहचान पत्र, प्राधिकार पत्र दिखाए गए कि जो लोग गए हैं वो कौन हैं, वो ईडी के अधिकारी हैं, ये सब दिखाया गया। फिर भी उनमें आपत्तिजनक सामग्री को उन लोगों ने आपत्तिजनक सामग्री को कब्जे में लेने और सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करने का साहस था। इस मामले का एक बार और हमेशा के लिए निपटारा होना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं एसजी तुषार मेहता ही ये बातें रख रहे हैं। तुषार मेहता आगे कह रहे हैं कि कृपया ध्यान दें कि आईपैक ने अपनी निजता के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत, कोई याचिका या कोई कार्रवाई दायर नहीं की है, क्योंकि ये एक वैधानिक तलाशी थी। इसके बाद जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं आपने ये कौन सी तस्वीरें पेश की हैं, क्या आप पेश कर रहे हैं। इस पर तुषार मेहता कह रहे हैं कि धरने की तस्वीर मैं पेश कर रहा हूं, पुलिस अधिकारियों से घिरे हुए, जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। यानी धरना है और वहां पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारियों को नहीं होना चाहिए था वहां पे। जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कुछ तस्वीरें रंगीन हैं, कुछ काली सफेद, ऐसा क्यों। तो इस पर कपिल सिब्बल हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि कुछ सच रंगीन होता है और कुछ काला सफेद होता है। इस पर जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं बहुत गंभीर मामला है, हम नोटिस जारी करेंगे, हमें जांच करनी होगी। इस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं, सभी को आईपैक के बारे में पता है, मगर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है तो आप क्यों करें। सबको पता है और हाईकोर्ट अगर सुनवाई कर सकता है तो आप क्यों कर रहे हैं सुनवाई। इस पर जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं हाईकोर्ट के रवैये से हम परेशान हैं। यानी हाईकोर्ट के रवैये से सुप्रीम कोर्ट परेशान है, ये जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं। हाईकोर्ट का रवैया ठीक नहीं है, यानी कोलकाता हाईकोर्ट ठीक काम नहीं कर रहा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्रा जी कह रहे हैं यहां पे। और इसके बाद कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, कल सुनवाई हुई थी, अगर यह अदालत इसकी सुनवाई करती है तो आपको यह मानना होगा कि हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। अगर अदालत अगर इसकी सुनवाई करते हैं तो इसका मतलब आप यह मान लीजिए, आप कह दीजिए कि हाईकोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। इस पर जस्टिस मिश्रा कहते हैं हमारे मुंह में शब्द मत डालिए, अनुमान मत लगाइए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं इसकी सुनवाई हाईकोर्ट को करनी चाहिए, उसके पास अनुच्छेद 226 का अधिकार क्षेत्र है, यही व्यवस्था है, वो समानांतर कार्रवाई कर रहे हैं, पैरेलली आप इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच डॉक्टर सिंघवी खड़े होते हैं। डॉक्टर सिंघवी भी यहां पर इस मामले में, ममता बनर्जी के मामले में एक उनके सीनियर वकील के रूप में, यानी एक तरफ कपिल सिब्बल, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि बिना किसी हंगामे के ईडी ने कल स्थगन का अनुरोध किया था। कपिल सिब्बल भी कहते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है, यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के चुनाव का जिम्मा, उनकी रणनीति बनाने का जिम्मा, ये तमाम चीजें आईपैक के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपैक के साथ एक औपचारिक अनुबंध किया था, औपचारिक रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आईपैक को पूरी रणनीति बनाने का अधिकार है। हमारा मानना है कि ईडी को इसकी जानकारी है, ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि हम जानते हैं, हमारा मानना है कि ईडी को इसकी जानकारी है। इस पर जस्टिस मिश्रा कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक द्वारा कराए जाते हैं या चुनाव आयोग द्वारा, ये पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब वो वहां गए तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई आंकड़े वहां मौजूद होंगे। चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी। कोयला घोटाले की आखिरी जो बयान जो लिया गया था कोयला घोटाले में, वो 24 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था और ये जनवरी 2026 है। तब से वो क्या कर रहे थे, लगभग 2 साल हो गए। चुनाव के बीच में इतनी उत्सुकता क्यों? अगर आपको जानकारी मिल गई तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अध्यक्ष को जानने का अधिकार था।
और अगर हम वीडियो दिखाएंगे तो झूठ का झूठ और पानी का पानी, सच का सच साबित हो जाएगा। हम भी बेहद परेशान हैं। ईडी को पार्टी कार्यालय के उस हिस्से में क्यों जाना चाहिए जहां सारी जानकारी मौजूद है। कपिल सिब्बल बीएनएस की धारा 105 का हवाला देते हैं यहां पे और कहते हैं कपिल सिब्बल कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी उपकरण जब्त करने का आरोप झूठा है। यह उनके अपने पंचनामा से प्रमाणित है। यह सिर्फ पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए किया जा रहा है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पंचनामा के माध्यम से अदालत का बचाव वो कर रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं साफ साफ, और कह रहे हैं कि 12:05 तक कोई जब्ती नहीं हुई। प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से संबंधित सभी जानकारी थी। उन्होंने लैपटॉप और अपना निजी आईफोन लिया, बस इतना ही। कोई बाधा नहीं थी किसी ढंग का उनकी जांच में, यानी ईडी की जांच में कोई भी बाधा वहां उत्पन्न नहीं की गई। इस पर ईडी के हस्ताक्षर हैं, देख लीजिए। और उसके बाद उस पंचनामा में ईडी का हस्ताक्षर भी दिखा रहे हैं। याचिका में कही गई बातें पंचनामा के विपरीत हैं, जो याचिका लगाई गई है ईडी की तरफ से। और आईपैक के पास पार्टी सामग्री थी, इसीलिए ईडी वहां गई थी। ईडी द्वारा अधिक से अधिक सामग्री एकत्र करने का यह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण कृत्य है, यह कहा जा रहा है। उसके बाद जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं आपका दावा विरोधाभासी है। अगर उनका इरादा वसूली का होता तो वो जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया। सिब्बल कह रहे हैं वे इसकी तस्वीर ले सकते थे, जब्त करना जरूरी नहीं था। पंचनामा से पता चलता है कि आईपैक कार्यालय या प्रतीक जैन के परिसर में कुछ भी अप्रिय घटना नहीं हुई। जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं हमें जांच करनी होगी। बार बार जस्टिस मिश्रा यहां जांच की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं नहीं, हमें सबूत पेश करने दीजिए। आप जांच की बात कर रहे हैं, हमको सबूत पेश करने दीजिए। जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते। कह रहे हैं आप हमको नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते। उस पर कह रहे हैं कपिल सिब्बल हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बाकी तो आपकी जो मर्जी आप करेंगे। यहां पर एक जबरदस्त बहस हो रही है। यह पूरी बात आपके सामने रख रहा हूं। कपिल सिब्बल और जस्टिस मिश्रा के खिलाफ के आमने सामने जबरदस्त बहस हो रही है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्रा लगातार ईडी का साथ देते हुए, सरकार का साथ देते हुए, उसका पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जांच करना होगा, हमें जांच करना होगा। फाइनली कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि यह आपकी मर्जी है, हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं। हम लेंदु जी यहां ये आगे क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये कहा कि उन्होंने, कपिल सिब्बल ने कहा कि वे उसकी फोटो ले सकते थे, उसे जब्त करने की जरूरत नहीं थी। पंचनामा से पता चलता है कि आईपैक के ऑफिस या प्रतीक जैन के ठिकाने पर कुछ भी गलत नहीं हुआ। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमें इस पर जांच करनी होगी। कपिल सिब्बल ने कहा नहीं, हमको इसको दिखाने दीजिए आप पहले। जस्टिस मिश्रा ने इस पर कहा कि आप हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं। 2024 में ईडी कुछ नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी 2024 से लेकर 2025 तक, पूरा 2 साल जो है, ये उन्होंने कहा। तो जस्टिस मिश्रा ने हल्के फुल्के के अंदाज में कहा कि माननीय एसजी कह रहे हैं, मतलब तुषार मेहता कह रहे हैं, अगर चुनाव के दौरान पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसमें उनकी क्या गलती है। तो एसजी बोले पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव नहीं है। तो कपिल सिब्बल बोले अगर एसजी को इतनी जानकारी है तो ठीक है फिर। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अभी इसकी सूचना नहीं दी गई है, वह यही कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा तो वह ऐसा कह सकते हैं, यानी कि अभी चूंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है तो इसलिए अभी कोई चुनाव नहीं है, ये उनका कहना है एसजी का। ये जस्टिस मिश्रा ने कहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, तो वो ऐसा कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिया में दिखाया कि हमने दस्तावेज वगैरह ले लिए हैं। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि सीजीआई ने बहस के समय के बारे में एक शेड्यूल बनाया था। इस पर एसजी बोले यह भी कहा जाना चाहिए कि वकील ऐसे मामलों पर शो में चर्चा नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि एक सर्कुलर भी जारी करें ताकि आपके अधिकारी अपनी पसंद के पत्रकारों को डिटेल्स लीक ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इसके लिए सही जगह नहीं है। यानी आप जो इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि वो अपने, चूंकि कपिल सिब्बल जो है वो राजीव जी अपना उनका यूट्यूब चैनल है उस पर शो करते हैं ना, दिल से कपिल, उसमें वो चर्चा करते हैं तमाम जो घटनाएं जो चल रही हैं उस पर, कि इस पर जो है वो चर्चा ना की जाए। ये ईडी का एक तरीके से कहना था। इस पर कपिल सिब्बल ने तंज कसा कि एक सर्कुलर ये भी जारी करें ताकि ईडी के अधिकारी जो है वो अपने पसंद के पत्रकारों को डिटेल्स लीक ना करें, चूँकि वो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई आती हैं ईडी की तरफ से, तो वो जो है वो खबरें जारी ना हो। ये कपिल सिब्बल ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये इस मामले के लिए ठीक जगह नहीं है। जी बिल्कुल, कपिल सिब्बल यहां अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं 2024 में ईडी कुछ नहीं कर रही थी। 2024 पूरा बीत गया। 24 फरवरी के बाद, 24 फरवरी 2024 के बाद सब कुछ, पूरा समय बीत गया। 25 बीत गया, 26 आ गई, 26 का साल। अभी हम लोग आज तारीख
15 जनवरी 2026 में है, 2024, 2025 और 26 में आ गए, अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे। अब जब सामने चुनाव है तो आप पहुंच गए वहां आईपैक के दफ्तर में, प्रतीक जैन के घर पे। आखिर क्यों? जस्टिस मिश्रा इसमें हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि यहां पर माननीय मुख्य महासचिव जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसमें उनकी क्या गलती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं है। तो फिर सिब्बल कह रहे हैं यहां पे अगर सॉलिसिटर जनरल की जानकारी यही है तो फिर उनको मुबारक हो, पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर यही माना जाए। इस पर जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं, पीके मिश्रा कह रहे हैं कि अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, उनका यही कहना है। यानी जज साहब जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सॉलिसिटर जनरल के पक्ष में, उनकी दलीलों के पक्ष में सामने कपिल सिब्बल को समझा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, अब ये सोचिए कि एक जज, माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम होते हैं जस्टिस पीके मिश्रा यहां सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, यानी सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा। अभी इसकी अधिसूचना नहीं है, उनका यह कहना है। सिब्बल कह रहे हैं फिर तो वो ऐसा कह सकते हैं, तब तो जैसा वो कह रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल यहां थोड़ा नाराजगी जताते हुए नजर आते हैं। यहां पर तुषार मेहता कह रहे हैं उन्होंने मीडिया में वो दस्तावेज आदि दिखाए जो हमने जब्त किए हैं, मीडिया में भी दिखा दिया है। इस पर जस्टिस मिश्रा, पीके मिश्रा कह रहे हैं कि मुख्य यहां पर तुषार मेहता द्वारा जारी एक परिपत्र है जो लागू होना चाहिए, वकीलों के लिए बहस करने की समय सीमा के संबंध में है। यहां पे कहा जा रहा है, नहीं तुषार मेहता नहीं, सीजेआई की तरफ से कि वकील कितनी देर बहस करें। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं ऐसे मामलों पर मीडिया साक्षात्कार पर रोक लगाने वाला एक परिपत्र भी होना चाहिए। कह रहे हैं कि मीडिया से साक्षात्कार ना हो, मीडिया को कोई बात ना कही जाए, बताई ना जाए, यह भी होना चाहिए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि फिर एक परिपत्र होना चाहिए कि सीबीआई और ईडी अपनी पसंद के पत्रकारों को जानकारी लीक ना करे। यहां कपिल सिब्बल साफ साफ कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया से बातचीत ना हो तो एक ये भी होना चाहिए कि ईडी और सीबीआई अपने पसंद के मीडिया में ये जानकारी भी लीक ना करे। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी सूचना राज्य को देनी होगी। अनुच्छेद 32 की याचिका में यह सब कैसे हो सकता है? जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं यहां सब ये सब वहां हुआ है, रिट याचिका में नहीं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो रीट याचिका में जांच की मांग नहीं कर सकते, उन्हें राज्य से जांच करने के लिए कहना होगा। उच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? ये इस मामले की सुनवाई करने में असमर्थ नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कर रहे हैं, आप इसको हाई कोर्ट रेफर क्यों नहीं करते हैं? बार बार कपिल सिब्बल कह रहे हैं इसको हाई कोर्ट रेफर कीजिए, हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं सुनवाई? यहां पर फिर तुषार मेहता कर रहे हैं अन्यत्र बहस किए जा रहे हैं मामलों पर। मेरी आपत्ति केवल सिब्बल के संबंध में ही नहीं है बल्कि अन्य लोगों के विरुद्ध भी है। यहां पर कहा जा रहा है, सिब्बल कह रहे हैं मेरे विद्वान मित्र को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि यह कानून नहीं है, निर्णय सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर चर्चा की जा सकती है। इसके बाद तुषार मेहता कह रहे हैं यहां एक कहानी गढ़ी जा रही है। अब कपिल सिब्बल जो राज्य सरकार और डीजीपी की तरफ से हैं, माफी चाहूंगा, अभिषेक सिंघवी खड़े होते हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जो राज्य यानी जो टीएमसी की सरकार है वहां ममता बनर्जी की सरकार और डीजीपी की तरफ से हैं खड़े। वो कह रहे हैं हमें इस याचिका की स्वीकार्यता पर गंभीर आपत्ति है। यदि नोटिस जारी किया जाता है तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह हमारी स्वीकार्यता संबंधी आपत्ति के अधीन है। ईडी को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रवेश की अनुमति है जहां वस्तुतः कोई उपाय ना हो। मैं फोरम शॉपिंग का भी विरोध करता हूं। एचसी हाईकोर्ट के समक्ष एक जैसी प्रार्थनाएं मोटे तौर पर यह सही नहीं है। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साफ साफ कह रहे हैं कि मिलॉर्ड आपने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, आपकी इस याचिका की स्वीकार्यता को हम नकारते हैं, हमें इस पर आपत्ति है। साफ साफ कहा जा रहा है अमलेंदु जी। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा रहा है कपिल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि हमें इस पर सख्त आपत्ति है। और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि अगर नोटिस जारी किया जाता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि इस याचिका की स्वीकार्यता का कड़ा विरोध है। इसकी इजाज़त सिर्फ खास परिस्थितियों में दी जाती है जब ईडी पूरी तरह से बेबस हो।
मैं पश्चिम बंगाल राज्य और डीजीपी की तरफ से पेश हो रहा हूं। मैं फोरम शॉपिंग का मुद्दा भी उठा रहा हूं, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थनाएं एक जैसी हैं। हाँ, 9 जनवरी को आपकी एक समस्या थी, लेकिन यह 2 अलग अलग घोड़ों पर सवारी करने का बहाना नहीं हो सकता। कभी कभी भावनाएं काबू से बाहर हो जाती हैं और हम समझते हैं कि कोर्ट क्या कह रहा है। प्रासंगिक टेस्ट जो है वो कल का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भावनाएं बार बार काबू से बाहर नहीं हो सकती जी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और कपिल सिब्बल ने इसको लेकर राजीव जी बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि सेक्शन 66(2) के तहत अगर कोई अपराध होता है तो उसकी रिपोर्ट राज्य की जांच एजेंसी को देनी होती है। वे कह रहे हैं कि उन पर इन अपराधों जैसे कि बिना इजाजत घुसने वगैरह का आरोप लगाया जाए, जबकि इनका पंचनामा जो है इसके उलट है। यानी आप जो पंचनामा में आप जो दर्ज कर रहे हैं वो चीज़ें दूसरी हैं और जो याचिका आप लेकर के आए हैं वो याचिकाएं दूसरी हैं। तो ये कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया। और जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से और डीजीपी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि अगर आप नोटिस इशू करते हैं तो हमारी इस पर सख्त आपत्ति दर्ज की जाएगी, तभी आप इस पर नोटिस इशू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक मनु सिंह भी यही नहीं रुकते, कहते हैं 9 तारीख को जो कुछ हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रासंगिकता जो है यह परीक्षा कल की थी और जो हुआ उस कारण हम इसको पूरे के पूरे चेंज कर देंगे। ये बोले ये कल की बात थी। इस पर जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कि आज ये हाई कोर्ट है, कल कोई और हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हाई कोर्ट में जो लोग चले गए थे उसकी बात यहां हो रही। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कल सभी लोग कोर्ट में थे, कुछ भी अप्रिय नहीं हुआ। हाई कोर्ट, ईडी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में याचिकाएं दायर की हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट को ये क्यों कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर सुनवाई न करें? हाई कोर्ट ने इसी वजह से सुनवाई स्थगित कर दी। सिंघवी पंचनामा का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये तो पंचनामा झूठ है, ये जो आप पंचनामा दिए हैं ये झूठ है, ये या ईडी की याचिका झूठ है, दोनों में से एक बता दीजिए। या तो पंचनामा झूठ है या ईडी की याचिका झूठ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहां कहते हैं कि हमें सूचित किया गया था कि पहली और एकमात्र सूचना एक सामान्य ईमेल से मिली थी। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं ईमेल ना तो सामान्य हो सकता है न ही सामान्य हो सकता है, ना असामान्य ना ही सामान्य हो सकता है। यहां बात हो रही है, यानी साफ साफ ये कहा जा रहा है कि एक तरफ आप पंचनामा बता रहे हैं, 12:05 पे पंचनामा करते हैं, वहां पे सामानों की जब्ती की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वहां जो है, जो आपने जिस हवाले से आपने यहां पर याचिका डाली है, आपका पंचनामा अलग है और याचिका आपकी अलग है, और दोनों को मिलाइए तो दोनों या तो एक सही है या एक गलत है। यानी या तो पंचनामा सही है या झूठ है, या तो ईडी की याचिका झूठ है या वो सही है। दोनों में से आप तय कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होते हैं, वो अपनी बात यहां रख रहे हैं। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कल्याण बनर्जी, ये तीन यहां पर मुख्य रूप से 3 वरिष्ठ वकील खड़े हैं। और ममता बनर्जी, फिर ममता सरकार यानी वहां की पश्चिम बंगाल सरकार और डीजीपी, इन तीनों की तरफ से अलग अलग यहां पर इन याचिकाओं पर सुनवाई में अपनी बातें, अपनी दलीलें रखते हुए, लेकिन जज साहब, जस्टिस पीके मिश्रा साहब अड़े हुए हैं कि हम तो नोटिस जारी करेंगे, हम तो नोटिस जारी करेंगे, इसी में अड़े हुए हैं। हाँ, और बार बार यहां कहा जा रहा है कि आपको नोटिस जारी करना है मिलॉर्ड, आप कर दीजिए, उसमें कोई, लेकिन हमारी आपत्ति है इस नोटिस पे, हमारी आपत्ति दर्ज करते हुए आप इस नोटिस को जारी कीजिए। पहली बात। दूसरी बात यहां कही जा रही है, एक ही याचिका आप हाई कोर्ट में लगाते हैं और दूसरी वही याचिका आप सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। हाई कोर्ट में लगाते हैं, वहां कहते हैं कि इसको आप हम चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हैं तो यहां इसको आप एडजर्न कर दीजिए, आप तुरंत एडजर्नमेंट मोशन मांगते हैं। दूसरी तरफ आप आते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो बातें जो आपने हाई कोर्ट में कही है उससे उलट आप सुप्रीम कोर्ट में बात करने लगते हैं। ये ईडी सही है या गलत है, इसी की बात यहां पर ये तीनों वरिष्ठ वकील, जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी और कल्याण बनर्जी, तीनों अपनी बात रख रहे हैं। अमलेंदु जी, आगे क्या कुछ चल रहा है? हाँ बिल्कुल, ये इस पर सिंघवी ने कहा, मतलब घेर लिया उनको, एसजी को, इस पर कि क्या आपने पूरा वाक्य सुना? तलाशी 6:45 पर शुरू हुई, ईमेल बाद में 11:30 बजे आया। यह सबूत मिटाने का एक तरीका था, कागजी सबूत बनाए गए। मैं वहाँ इसलिए था क्योंकि जानकारी मिली थी, मतलब ममता बनर्जी वहाँ इसलिए थी, राज्य सरकार वहाँ इसलिए थी, डीजीपी वहाँ इसलिए थी कि कुछ अनजान लोग इस जगह में घुस गए हैं। ईडी अधिकारियों ने देर से अपनी पहचान बताई। सीएम को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, हम बिना नोटिस के भी जवाब दे सकते हैं।
ये सिंघवी ने कहा कि आपको नोटिस इशू करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम बिना नोटिस के भी जवाब दे सकते हैं और हमारा जवाब ये है कि सीएम को Z+ की सुरक्षा है तो इसलिए उनके साथ पुलिस होगी। और जस्टिस मिश्रा ने कहा यह कानूनी तरीके से होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान जो थे वो बीच में खड़े हुए, उनका ये कल की सुनवाई व्यवस्थित तरीके से हुई। 9 जनवरी की गड़बड़ी इस कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने पर कोई असर नहीं दिखना चाहिए। एएसजी राजू ने कहा कि सीबीआई जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए सिर्फ संज्ञेय अपराध का प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए, किसी जांच की जरूरत नहीं है, आरोपी की बात नहीं सुनी जाती। हमने बहुत सावधानी बरतते हुए प्रतिवादी बनाया है। मुद्दा यह है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। माने गए बयानों के आधार पर धमकी, लूट, डकैती का अपराध बनता है। कुछ पुलिसकर्मी हथियारबंद थे, गलत तरीके से रोका गया। अब कौन सी पुलिस होती है जो हथियारबंद नहीं होती है, एएसजी राजू साहब ये भी बता दें जी। क्या ये जो आप जो अपने साथ सीआरपीएफ लेके गए थे जो या सीआईए सब जो भी आप लेके गए थे, क्या वो हथियारबंद नहीं थी? कौन सी पुलिस होती है जिसमें वो हथियारबंद नहीं होती है राजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर बात जब हो रही थी और बीच में एएसजी कूद पड़े, उन्होंने अपनी बात रखना, जब सिंघवी अपनी बात रख रहे थे तो एएसजी बीच में कूद पड़े, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कहा कि क्या आपने मेरा पूरा वाक्य सुना? तलाशी की शुरुआत आपने सुबह 6:45 बजे की है, इसकी शुरुआत की है, यानी 6:45 से आपने तलाशी शुरू की है। ईमेल उसके बाद आप 11:30 बजे भेजते हैं, 6:45 बजे सुबह आप पहुंच के तलाशी शुरू कर देते हैं, और इससे रिलेटेड ईमेल आप कब भेजते हैं? तो 11:30 बजे दिन में भेजते हैं। यह सबूत मिटाने का एक तरीका था। आप पहले जाकर ये सारी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद आप आते हैं और आप ईमेल भेजते हैं। ये सबूत मिटाने का एक तरीका था। कागजी सबूत तैयार किए गए। मैं वहां इसलिए था क्योंकि मुझे सूचना, यानी मैं मतलब ममता बनर्जी वहां इसलिए गई क्योंकि ममता बनर्जी और सरकार के पक्ष में खड़े हैं। अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं इसलिए था क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि अज्ञात लोग इस जगह पे घुस आए हैं, डीजीपी और डीजीपी के साथ, और ईडी अधिकारियों ने देर से अपनी पहचान बताई। सबसे बड़ी चीज है कि वहां अगर मैं गई तो ईडी अधिकारियों को अपना कार्ड बताना चाहिए था कि हम कौन हैं, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने देर से अपनी पहचान बताई। मुख्यमंत्री अभी भी Z+ सुरक्षा प्राप्त हैं, हम बिना नोटिस के भी जवाब दे सकते हैं। जस्टिस मिश्रा ने कहा यह कानूनी तरीके से होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना चाहिए, जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं। तो इस पर श्याम दीवान खड़े होते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, वो कहते हैं कल की सुनवाई सुचारू रूप से हुई है। 9 तारीख की गड़बड़ी का इस अदालत पर नोटिस जारी करने के लिए कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। एसजी राजू खड़े होते हैं इस पे, कहते सीबीआई एफआईआर दर्ज करने के लिए केवल संज्ञेय अपराध का प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए। यहां पर सीबीआई एफआईआर दर्ज कराने की बात हो रही है और किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, आरोपियों को सुना नहीं गया है। हमने एहतियात के तौर पर उन्हें प्रतिवादी बनाया है। मुद्दा यह है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। स्वीकार किए गए बयानों के आधार पर धमकी, लूट और डकैती का अपराध बनता है। कुछ यहां पर जो इन्होंने कहा है, धमकी, लूट और डकैती का अपराध ममता बनर्जी पे बनता है, ये कह रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू। कुछ पुलिसकर्मी हथियार बंद थे, गलत तरीके से रोका गया था, पुलिसकर्मी हथियार बंद थे, ये कहा जा रहा है। लेकिन यहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि Z+ सुरक्षा प्राप्त मुख्यमंत्री जाएंगी तो उनके साथ पुलिस वाले जाएंगे जो हथियार बंद ही होंगे, वो हथियार के साथ ही जाएंगे। मुख्यमंत्री Z+ सुरक्षा के दायरे में आती हैं और वो अगर कहीं भी जाएंगी तो उनका वो जो Z+ सुरक्षा कर्मी हैं वो उनके साथ जाएंगे। वो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा वहां पे पुलिसकर्मियों को। और आप कह रहे हैं ये डकैती करके चले गए, यानी इनके ऊपर लूटपाट, धमकी और डकैती का आरोप लगाया जा रहा है और इस पर सीबीआई जांच की मांग हो रही है और एफआईआर, सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है ममता बनर्जी के ऊपर और वहां के डीजीपी के ऊपर, वहां की सरकार के ऊपर। यहां पर दोनों सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एसबी राजू और इनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आसंदी पर 2 जजों की बेंच में से एक जज जो मुख्य रूप से अपनी भूमिका में है वो है जस्टिस PK मिश्रा, वो अपनी बात यहां रख रहे हैं और कहीं ना कहीं राजू और तुषार मेहता दोनों की बातों में हाँ मिलाते हुए और वो भी जिद पर अड़े हुए हैं कि नोटिस जारी करना होगा हमें, और दूसरी तरफ जिसकी जांच करनी होगी। जांच और नोटिस का मतलब है कि आगे जो डिमांड की जा रही है इधर ईडी की तरफ से, उस डिमांड को फुलफिल करने की तरफ बढ़ा जाए, ये यहां दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी आगे क्या कुछ हो रहा है? हाँ, अब एएसजी राजू जो है वो बीच में कूदते हैं और वो कहते हैं कि सीबीआई जो एफआईआर दर्ज करने के लिए सिर्फ संज्ञेय अपराध का
प्रथम दृष्टया का मामला होना चाहिए, किसी जांच की जरूरत नहीं है। आरोपी की बात नहीं सुनी जाती। हमने बहुत सावधानी बरतते हुए प्रतिवादी बनाया है। मुद्दा यह है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। माने गए बयानों के आधार पर धमकी, लूट, डकैती का अपराध बनता है। कुछ पुलिसकर्मी हथियार बनते हैं, गलत तरीके से रोका गया था। अगर संज्ञेय अपराध हुआ है तो एफआईआर जरूरी है। शिकायतकर्ता के बयानों को देखना होगा। आमतौर पर हमें उस लोकल एरिया में जाना होता है जहां घटना हुई है, लेकिन ये मामला अलग है। यहाँ सीएम आरोपी हैं, वही हैं जिन्होंने चोरी की है। पुलिस कमिश्नर, डीजीपी की मौजूदगी में पुलिस प्रमुख भी इसमें शामिल हैं। राज्य में इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है जिसकी निष्पक्ष जांच हो सके। सीबीआई जांच का आदेश देना होगा। जी, यहां सीबीआई जांच के आदेश पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। यहां एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू एसवी राजू कह रहे ये संज्ञेय अपराध है और ये संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, अनिवार्य है। मुखबिर के बयानों की जांच करनी होगी। आमतौर पर मुझे घटनास्थल पर जाना पड़ता है, लेकिन ये मामला अलग है। यहां सीएम आरोपी हैं, उन्होंने चोरी की है, डकैती की है, अपराध किया है, धमकाया है और इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और पुलिस प्रमुख की मौजूदगी में यह सब हुआ है। इस मामले में राज्य में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है जिसकी निष्पक्ष जांच हो सके। सीबीआई जांच का आदेश आपको देना होगा मिलॉर्ड। ये सीबीआई जांच पे टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। यहां पर पूरी की पूरी जो ईडी की टीम है, ईडी की टीम की तरफ से सरकार के दो प्रमुख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू दोनों डटे हुए हैं कि सीबीआई जांच और एफआईआर दोनों यहां पर दर्ज करवाई जाए और खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ यह बात यहां चल रही है अमलेंदु जी। और बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि एक तरफ अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल और दीवान साहब हैं, उनके अलावा कल्याण बनर्जी हैं। ये सब इन बातों पे टिके हुए हैं कि ये मामला चूंकि हाई कोर्ट में भी कल अच्छी सुनवाई हुई है तो हाई कोर्ट को रेफर किया जाए और जांच के लिए इसे निर्देशित न किया जाए, नोटिस जारी न किया जाए। और साथ साथ ये भी है कि इस पर सीबीआई जांच और एफआईआर की जो डिमांड आप कर रहे हैं वो डिमांड ना हो और वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश ना हो। अब पीके मिश्रा जिस ढंग से यहां बातें कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि पीके मिश्रा ईडी के साथ जाएंगे, ये लग रहा है अमलेंदु जी। आगे क्या कुछ चल रहा है? हाँ, आगे जा सकते हैं ईडी के साथ में। और एएसजी ने जो है एफआईआर दर्ज करने के समर्थन में कुछ फैसले जो है उनका हवाला दिया। फिर उनका मैं सीधे यहाँ आ सकता हूँ, हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप हाई कोर्ट के सामने जारी क्यों नहीं हो सकते, लंच के बाद जवाब दें। यानी अब जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि भाई आप इस मामले को हाई कोर्ट में क्यों नहीं ले जाना चाहते, इसके बारे में आप अब हमको जवाब दीजिए और लंच ब्रेक के बाद आप हमको इस पर जवाब दीजिए कि आप इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में करना क्यों नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू कुछ एफआईआर दर्ज करने के समर्थन में कुछ फैसलों का हवाला दे रहे हैं। कुछ फैसलों का हवाला दे रहे हैं जो पहले फैसले हुए जिसमें एफआईआर दर्ज, ये चाह रहे हैं कि किसी भी ढंग से ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। यहां पर राजू कह रहे हैं मैं सीधे यहां आ सकता हूं, हाई कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत है, मैं सीधा आ सकता हूं। जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं आप हाई कोर्ट में कार्रवाई क्यों नहीं जारी रख सकते हैं, दोपहर भोजन के बाद आप जवाब दीजिए। यह बात यहां कही जा रही है कि लंच ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिए और ये सुनवाई लंच ब्रेक के बाद भी चलेगी, यह कह दिया गया है। लंच ब्रेक वहां हो गया है, लेकिन यहां पर साफ साफ कि आप इस मामले को, जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप इस मामले को हाई कोर्ट में क्यों नहीं, व्हाई कांट यू कंटिन्यू बिफोर हाई कोर्ट, आंसर पोस्ट लंच, ये साफ कहकर वहां पर जस्टिस मिश्रा खड़े हो गए, उठ गए हैं, उनके साथ ही उठ गए हैं, साथी बेंच। लेकिन महत्वपूर्ण है यहां पर कि दो जजों की बेंच इस पे सुनवाई, पंचोली और जस्टिस पीके मिश्रा दोनों सुनवाई कर रहे हैं। विपुल पंचोली, जस्टिस विपुल पंचोली और जस्टिस पीके मिश्रा, दो जजों की बेंच है। पीके मिश्रा के वक्तव्यों से, बयानों से अभी तक तो यही लग रहा है कि पीके मिश्रा ईडी के साथ साथ जाने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर महत्वपूर्ण यह कि देश के 3 वरिष्ठतम वकीलों में से, और तीनों के तीनों वहां खड़े हैं, अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हैं, कपिल सिब्बल खड़े हैं, कल्याण बनर्जी खड़े हैं और साथ में श्याम दीवान हैं, वो खड़े हैं। और ये सब अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ईडी ने क्या गलत किया है। आप 6:45 बजे पहुंचते हैं वहां दफ्तर में और घर पे छापेमारी के लिए, इसके साथ साथ 10 जगहों पे, 10 ठिकानों पे आप छापेमारी करते हैं और आप इसकी चिट्ठी भेजते हैं दिन में 11:30 बजे।
और कह रहे हैं कि हमने पहले ही पूर्व सूचना दे दी थी। यह झूठ है, सरासर झूठ है। और ये बातें यहां कही जा रही हैं बचाव पक्ष की तरफ से, यानी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह बात कही गई है। अभिषेक मनु सिंघवी वहां खड़े होते हैं डीजीपी की तरफ से और ममता सरकार की तरफ से खड़े हैं, जबकि कपिल सिब्बल सीधे सीधे ममता बनर्जी की तरफ से और कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से खड़े हैं। ये दोनों पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से अलग अलग यहां पर वकील, लेकिन यहां पर पीके मिश्रा और विपुल पंचोली क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ रखते हैं, यह देखना होगा। बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। और हम भी इस कार्रवाई को जैसे ही लंच ब्रेक के बाद यानी 2 बजे से हम आप तक फिर पहुंचाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक बार रिकैप करना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ हुआ है अभी तक, यह जरूरी है। अमलेंदु जी जरा पहले से शुरुआत से इन बातों को लेके आइए, रिकैप कर देते हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं आपको बता दूं, ये कल इसकी सुनवाई हुई जिस मामले की, यानी पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी होती है आईपैक के दफ्तर में। आईपैक वो कंपनी है जो पहले जिसके लिए काम करते थे प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर अब चूंकि अपनी पार्टी बना लिया उन्होंने, वहां पे बना ली पार्टी बिहार में, तो प्रशांत किशोर तो अब नहीं है आईपैक में, लेकिन प्रतीक जैन है। प्रतीक जैन के घर पर और उनके ऑफिस में, आईपैक के ऑफिस में, और प्रतीक जैन यहां टीएमसी के जो आईटी सेल है उसको भी लीड करते हैं। तो टीएमसी का जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल है उसको भी प्रतीक जैन लीड करते हैं। प्रतीक जैन वही हैं जो आईपैक के जरिए पूरी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी, चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। आईपैक चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी है और इनके पास वो सारी जानकारियां, सारी रणनीति थी बनी हुई कि आगे चुनाव में किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है। सारे जांच, सारे सर्वे करवाए हुए थे। ईडी की अचानक छापेमारी होती है और वहां पर ममता बनर्जी को पता चलता है, वो पहुंचती हैं अपने लाव लश्कर के साथ और वहां से 2-3 दस्तावेज वो लेकर आती हैं। उसके बाद वो मीडिया के सामने भी आती हैं। ईडी पहुंच जाती है सीधे सीधे हाई कोर्ट में और उसके बाद 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में ईडी के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी कैविएट दायर करती हैं। लेकिन वहां पर 9 तारीख को जब सुनवाई होती है तो काफी भीड़ हो जाती है, हो हंगामा, हल्ला हंगामा होता है और इस कारण 9 तारीख को सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं होती है, वो सुनवाई 14 तारीख को होती है। और 14 तारीख को यानी कल जो सुनवाई हुई बहुत शांतिपूर्ण से ढंग से सुनवाई होती है। लेकिन कल जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वहां हाई कोर्ट में, हमने लाइव भी किया था, आप में से कई लोगों ने देखा भी था इस कार्यक्रम को, जैसे सुनवाई शुरू होती है वहां पर साफ साफ ईडी का कहना होता है कि इसको अर्जेंट कर दीजिए, हम इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हुए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, इस याचिका को खारिज कीजिए जो याचिका यहां पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से लगाई गई है। वो वहां फाइनली एडजर्न होता है। लेकिन ईडी वहां पर यह कहते हुए कि हम यहां से कुछ भी लेके नहीं गए हैं, ये इसको एक दस्तावेज के रूप में बयान को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे वहां रिकॉर्ड करवाती है। ईडी रिकॉर्ड हो जाता है, एडजर्न हो जाता है कल का मामला और वहां हाई कोर्ट का कहना होता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास आना चाहें तो आ सकते हैं। इसके बाद वहां का मामला रफा दफा। अब मामला आज जिसकी सुनवाई होती है और हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच है जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली, ये 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करती है। और इस सुनवाई में सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े होते हैं। वो बरसते हैं ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर, उनकी पुलिस पे, क्योंकि ममता बनर्जी के पास ही गृह मंत्रालय भी है और लेकिन ममता बनर्जी के पास Z+ सुरक्षा है और उनके ऊपर कहा जाता है कि वो सब कुछ, सारे दस्तावेज लेके चले आए। कुछ बातें वहां कही जाती हैं कि हमने पहले से इसकी सूचना दे दी थी, हमने पूरी वहां के डीजीपी को, वहां के पुलिस महकमे को सब कुछ बता दिया था। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आप छापेमारी की शुरुआत करते हैं सुबह 7:15 बजे से और सूचना देते हैं 11:30 बजे दिन में, तो ये पूर्व सूचना कहां से है। दूसरी बात वहां कपिल सिब्बल रखते हैं कि 24 फरवरी 2024 को आखिरी बार कोल घोटाले से संबंधित आप बयान दर्ज करते हैं और अब आप सीधे 8 जनवरी 2026 को पहुंच के रेड करते हैं। ये कहां तक? इसलिए क्योंकि वहां चुनाव है। इस पर तुषार मेहता खड़े होकर बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में तो अभी कोई चुनाव नहीं है। कपिल सिब्बल खड़े होते हैं, कहते हैं मिलॉर्ड अगर ये कह रहे हैं कि वहां चुनाव नहीं है तो चलिए उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि वहां चुनाव है। तो इस पर जस्टिस पीके मिश्रा कहते हैं
कि इनका मतलब यानी तुषार मेहता के कहने का मतलब, एसजी का कहने का मतलब जो है वो ये है कि अभी उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कई मामलों में जस्टिस पीके मिश्रा यहां पर तुषार मेहता और सरकार और ईडी इनका बचाव करते हुए नजर आए। बार बार जिद पे अड़े हुए हैं जस्टिस तुषार मेहता कि हम नोटिस जारी करेंगे, और दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि यहां पर माफी चाहूंगा, पीके मिश्रा बार बार कह रहे हैं और तुषार मेहता चूंकि सॉलिसिटर जनरल हैं और उनके साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू, इन दोनों की डिमांड है कि ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक मामला सीबीआई में की जांच के साथ दर्ज कराया जाए, एफआईआर दर्ज हो। ममता बनर्जी के खिलाफ लूट, अपराध, लूट, डकैती, झूठ, चोरी, इन सब के जितने भी हैं ये सब कुछ, और ईडी के काम की गतिविधियों में रुकावट पैदा करना, इन सारी चीजों के लिए, और वहां के डीजीपी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, ये यहां डिमांड की गई है। और यहां कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, कल्याण बनर्जी, दीवान, ये सब कह रहे हैं कि हमारी अनुमति, हमारी यहां पर स्वीकार्यता के बिना, हमारे एक्सेप्टेंस के बिना आपको जो करना है कर दीजिए, नोटिस भेजना नोटिस भेज दीजिए। लेकिन हम दो बातें कहते हैं, एक तो इसकी जरूरत नहीं है नोटिस भेजने की, दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट, जी हां, हाई कोर्ट जो है वो इसकी सुनवाई कर सकता है, आप इसकी सुनवाई क्यों कर रहे हैं? यहां पर दो बातें। तीसरी बात कि ईडी सरासर झूठ बोल रही है, उसके कई प्रमाण यहां दिए गए हैं। अमलेंदु जी, और क्या कुछ है? जल्दी से इसको रिकैप करते हैं और फिर 2 बजे से इस कार्रवाई को फिर से जैसे शुरुआत इसकी होगी उसको हम आगे लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल राजीव जी, अब जो अभी लंच तक जो सुनवाई हुई है उसमें आखिर में ये हुआ है कि जस्टिस मिश्रा ने ईडी को कहा है कि आप लंच के बाद जब आएंगे तब आप हमें ये बताइए कि आप इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में क्यों नहीं चाहते हैं। चूंकि आपत्ति यह है कपिल सिब्बल की तरफ से भी और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी कि ये मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है और इन्होंने एक सी याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर की हैं, तो ये मामला हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए। ये हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, आपको अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये पहले हाई कोर्ट के पास जाए। लेकिन जो जस्टिस मिश्रा थे उनका दबाव ये था कि आप हमको नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते। इस पर कपिल सिब्बल की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम आपको नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि मामला क्या है और क्या अधिकार क्षेत्र और हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है। ईडी की तरफ से जो दलील दी जा रही थी और जिसको जस्टिस मिश्रा ने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया एक तरीके से, कि जो 9 जनवरी को हुआ हाई कोर्ट में, उसको लेकर जो है वो सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। तो ये आज बंगाल हाई कोर्ट में हो रहा है, कल को किसी और हाई कोर्ट में हो सकता है, ये उनकी तरफ से कहना था। लेकिन इधर से कहा गया कि कल जो सुनवाई हुई है बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनवाई हुई है, ठीक तरीके से सुनवाई हुई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बिना किसी बवाल के ही वहाँ स्थगन मांग लिया ईडी ने। यह अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। कुल मिला के राजीव जी, जो एएसजी राजू हैं उनका जो तर्क है और जो एसजी का तर्क है तुषार मेहता का, वो ये है कि ममता बनर्जी पर डकैती और लूट और का जो है मुकदमा कायम किया जाए और सीबीआई इसकी जांच करे, राज्य की पुलिस इसकी जांच ना करे। यह उनका तर्क है कि राज्य की पुलिस की नहीं करे, सीबीआई इसकी जांच करे। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी जो राज्य सरकार की तरफ से और वहाँ के डीजीपी राजीव कुमार की तरफ से उपस्थित हुए थे, उनका और कपिल सिब्बल का, दोनों का ये कहना है कि ये इनकी दुर्भावना है। ये वहाँ गए सुबह 6:45 पे, सूचना दी इन्होंने 11:30 बजे एक ईमेल के जरिए। तब तक इन्होंने वहाँ क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं मालूम। पंचनामा जो भरा इन्होंने, उसमें पंचनामे में कुछ और है और जो इन्होंने याचिका दायर की है उसमें कुछ और इसमें कहा गया है। तो इसलिए ये इनके बीच जो चीज़ें हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं। दूसरा, ममता बनर्जी 12 बजे पहुंची, 12:15 बजे वहाँ चली आई, पंचनामा 12:05 पर भरा गया और उस पंचनामे में कुछ भी उल्लेख नहीं है ममता बनर्जी के विषय में, यह भी वहां साफ तौर पर कहा गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपको नोटिस करने की आवश्यकता नहीं है, इनके जो आरोप हैं उन आरोपों का जवाब हम बिना नोटिस के भी दे सकते हैं। ममता बनर्जी एक Z+ उनको मिली हुई है, इसलिए सुरक्षा के लिए डीजीपी को उनके साथ जाना होता है और उनके साथ पुलिस को जाना होता है। तो इसलिए पुलिस और डीजीपी उनके साथ सुरक्षा के तहत गए थे, प्रोटोकॉल के तहत गए थे। Z+ की सुरक्षा है, कोई ईडी या कोई सीडी जो है वो इस सुरक्षा के घेरे को नहीं तोड़ सकती है। ये महत्वपूर्ण बात राजीव जी आई है। अब देखना होगा कि लंच के बाद जब बेंच बैठती है तब राजू साहब अपने तर्क क्या लेकर आते हैं और बेंच उनके तर्कों को कितना सही मानती है और कितना सही नहीं मानती है।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेंच जो है ये 2 जजों की बेंच है, जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा हैं, जस्टिस विपुल पंचोली हैं। ये दोनों जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। और एसजी और एएसजी, एडिशनल सोलिसिटर जनरल और सोलिसिटर जनरल, यानी तुषार मेहता और राजू, एसबी राजू जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल हैं, ये दोनों यहां खड़े हैं, सरकार का, ईडी का पक्ष ले रहे हैं और बार बार वो चाहते हैं कि यहां एफआईआर दर्ज करने। सबसे बड़ी चीज है जांच सीबीआई के जरिए हो और एफआईआर दर्ज हो ममता बनर्जी और वहां के डीजीपी के खिलाफ, और इसमें लूटपाट, डकैती, इन सब के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, पूछताछ करनी होगी। और ये सब, इसके अलावा ईडी को भी फिर से अनुमति दी जाए वहां जांच करने की, ये सारी बातें वहां कही जा रही है। और इसीलिए यहां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये मामला। अब इसकी सुनवाई 2 बजे से होगी, आफ्टर लंच हम भी 2 बजे से बैठेंगे। और अभी एक छोटा सा हम भी ब्रेक लेते हैं, आप सबका इंतजार रहेगा। एक छोटे से अंतराल के बाद लगभग 45 मिनट बाद फिर से सुनवाई होगी। इस सुनवाई में फिर हम हाजिर होंगे, आप तक उन तमाम दलीलों को लेकर आएंगे जिन दलीलों को सुनना जानना जरूरी है। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला, क्योंकि यहां अगर एफआईआर दर्ज होती है ममता बनर्जी के खिलाफ, तब भी यह मामला किधर जाता है यह देखना होगा। और